हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और ये कंप्लीटली आपके पिछले 15 सालों के क्वेश्चन पेपर हम करेंगे इस सीरीज में, जो कि 2011 से लेकर 2026 तक के जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं वो टोटली यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। और वो भी फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। सारी चीजें समझ करके चलेंगे, कौन से प्रश्न रिपीट होते हैं, कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार कौन से प्रश्न आ रहे हैं जिसको ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और उनको सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या होती हैं, टैग वर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट, हर एक वर्ड का मीनिंग समझा करके कंप्लीटली फुल्ला, मतलब ये समझ लो ऑपरेशन करने वाले हैं प्रीवियस पेपर का। तो जबरदस्त तरीके से तैयारी होने वाली है। और अब रेगुलर क्लासेस आपकी चल ही रही हैं डेली शाम 7 बजे। कल भी हमने लाइव किया था, आज भी कर रहे हैं। डेली शाम को 7 बजे लाइव जुड़ेंगे। और जो भी नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं। तो अभी बहुत सारी क्लासेस आनी बाकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है जबरदस्त वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो फटाफट से। और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वीडियो को लाइक कर दो जो लोग आ चुके हैं लाइव। जी हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो जो लोग भी जुड़ गए हैं साथ में। करें, शुरू करें, स्टार्ट करें। सर मॉडल पेपर भी दोगे क्या? मॉडल पेपर तो लास्ट का काम होता है, अभी से मॉडल पेपर थोड़ी करोगे। पहले सीख लो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को। मॉडल पेपर तो अभी कुछ दिन के बाद देंगे। मेरा फर्स्ट क्लास है। चलिए स्वागत है, शुरू करते हैं, है ना। बाकी बाकी बातें तो बीच बीच में होती। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? पहला ऑप्शन, पहला प्रश्न है ये आपका, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। पहला ऑप्शन है मासूम और आश्रित, दूसरा ऑप्शन है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने वाला, और तीसरा है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला, और फोर्थ ऑप्शन है कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। तो सभी लोग क्या करेंगे, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो भी इनमें से आपको सही लगता है। पहले आप लोग आंसर देंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आपको ये भी पता चलेगा कि हम कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। चलिए जल्दी से शुरू कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। और कल जो है आपका गारंटी बैच स्टार्ट हो रहा है, ये भी याद रखना। कल 12 तारीख है, तो कल से हम क्या करेंगे, गारंटी बैच, नया गारंटी बैच लॉन्च हो रहा है कल सीटेट का। तो कल ही उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कंप्लीटली, शाम को 6 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास शाम को वीडियो आएगी कल। और उसमें जो है ऑफर भी निकलेगा, और आपका बिल्कुल शुरुआत से क्लास नंबर 01 से, है ना, वहाँ पे सिलेबस स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें होंगी। और 100% गारंटी वाला बैच होता है, वो आप सबको पता है। उसमें एक भी बच्चा फेल नहीं होता। अभी जो हमारा गारंटी बैच 3.0 गया है, उसमें 1,21,000 बच्चे पास हुए हैं, बिल्कुल 100%। और इतने ज़बरदस्त नंबर आए थे, टॉपर बने थे जो स्टूडेंट, उनको बुलेट मिली थी, आपको पता है, और स्कूटी मिली, बहुत सारे लोगों को आईफोन मिला। तो इस बार भी बहुत बिग इनाम हमने रखे हैं, जो लोग भी टॉपर बनेंगे उनके लिए बहुत बड़े बड़े इनाम है ना। तो इसीलिए मेहनत करो और अच्छे नंबर लेके आओ इस बार सी टेट में, है ना। और गारंटी बैच कल आपका लॉन्च हो जाएगा, तो आपकी ज़बरदस्त तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें हम बात कर रहे थे कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका मासूम और आश्रित। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो बच्चों को मानते हैं, फर्स्ट थिंग हमें ये याद रखनी है कि बच्चे के अंदर अपना कॉन्शियसनेस है, अपना दिमाग है। जब बच्चा पैदा हुआ है तभी भी उसके पास उसका दिमाग है ना। तो बच्चा बिल्कुल जीरो नहीं है। जैसे कोरी स्लेट जो कहते थे ना, पुराने जमाने के मनोवैज्ञानिक कहते थे कि बच्चा कोरी स्लेट है। आज के मनोवैज्ञानिक कोरी स्लेट नहीं मानते। वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर लर्निंग की जो क्षमता है, सीखने की जो क्षमता है, वो पहले से ही है। यानी उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, बस आपको डेटा ट्रांसफर करना है ना। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला है, लेकिन ट्रांसफर नहीं होता डेटा। क्या है कि दुनियादारी की जितनी चीजें हैं वो सीखेगा बच्चा, लेकिन सीखने की क्षमता पहले से ही है ना। वही चीज है। तो मासूम और आश्रित नहीं करेंगे, बल्कि बच्चा खोज करता है, खुद से ज्ञान की खोज करता है। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने वाला, यानी केवल ज्ञान को रटता रहेगा और आपकी सारी बातें मानेगा, ऐसा भी नहीं है। ज्ञानवर्धक है और अर्थ की रचना करने वाला है बच्चा। यानी बच्चे को हम क्या कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। और अर्थ यानी ज्ञान, अर्थ को भी हम क्या कहते हैं, ज्ञान ही कहेंगे, है ना। तो ज्ञान की रचना जो करेगा वो बच्चा खुद से करेगा। ये नहीं कि एक टीचर जो है वो उसको रटवा रहा है तोते की तरह, या जो आप बताएंगे सिर्फ उतना ही वो याद करेगा। बच्चा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, खुद से ही नई नई चीजें करता रहता है, तब जाके वो बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करता है ना। कमजोर या सुरक्षा की जरूरत वाला, ये तो हम बच्चे को कमजोर दिखा देंगे कि बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। हमेशा याद रखना है बच्चा एक्टिव रहेगा। मैं लिख देता हूँ, अगर आगे के लिए काम आएगा। बच्चा सक्रिय होना चाहिए, बच्चा आपकी क्लास में सहभागी होना चाहिए,
बच्चा रचनावादी, रचनावादी किसको कहते हैं? यानी ज्ञान की रचना बच्चा खुद करता है, तो बच्चा खुद से। तीसरा और चौथा वर्ड क्या होगा? बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, हम ये कहेंगे, ठीक है ना? क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक। इसके अलावा बच्चे खोजकर्ता होते हैं, खुद से ही, खुद से ही खोज करेंगे नए ज्ञान की, है ना? टीचर जो है वो गाइड करेगा, उनको दिशा निर्देश देगा, इस मार्गदर्शन करेगा, लेकिन बच्चा काम खुद करेगा। तो ये आपका पहला प्रश्न यहाँ पर राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, कब होती है भाई? पहला ऑप्शन है यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, दूसरा ऑप्शन है यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, और तीसरा ऑप्शन है यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, और फोर्थ ऑप्शन है यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? कमेंट में लिखेंगे आंसर। जी, चलो बताओ जल्दी जल्दी अपना अपना। यस सर। रेशमी, रेशमी जी बोल रही हैं। देखो मैं नाम नहीं लूँगा किसका भी, जिसका भी आप नाम लिखते हो, लेकिन इन्होंने बोला है कि किसी सर का बैच लिया है लेकिन उनका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है, आपका क्लास देखकर अब लग रहा है कि सीटेट निकल जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, जहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़ना चाहिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा तो कहीं और से पढ़ लो, किसी कहीं और का समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पढ़ लो। कुल मिला के आपका फ्यूचर है और आपको ही एग्ज़ाम देना है और आपको ही अंडरस्टैंड करना है। तो जहाँ से समझ में आए वहाँ से क्लास लेनी चाहिए, है ना? अगर मेरी बात समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मुझसे पढ़ लो, कहीं और से आ रहा है कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? चलिए, इसने बोला छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, कब होगी? अच्छा, प्रतिक्रिया का क्या मतलब है? यहाँ प्रतिक्रिया का मतलब यह है कि बच्चा जो सीख रहा है उसका उत्तर जब देता है बच्चा, या बच्चा जब स्कूल में कोई चीज़ सीख के आया है और फिर टीचर उसका टेस्ट लेगा या उससे कोई बात पूछेगा तो वो उसका उत्तर दे देगा, और उत्तर तभी दे पाएगा जब उसको समझ में आई होगी वो बात। तो कुल मिला के बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट की ही आ रही है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा। बच्चे को कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा जब छात्रों की तुलनात्मक श्रेणी होगी नहीं। इससे तो बच्चे में डिमोटिवेशन होता है, यानी बच्चा जो है उसका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। अगर उसको ये बताएंगे कि देखो इसके नंबर तो तेरे से ज़्यादा आ गए, तू तो बुद्धू है ना? तो बच्चा लर्निंग जितनी कर सकता था उतनी भी नहीं करेगा फिर। तो ये तुलना करना हमेशा ही निगेटिव टैग वर्ड रहेगा, ये याद रख लेना। यह सीखने की गतिविधि के दौरान भी होना चाहिए और पश्चात भी होना चाहिए, ये सही है आपका। यानी जो भी बच्चे से आप पूछ रहे हैं, जो भी बच्चे के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी आकलन कर रहे हैं, वो एक्टिविटी के बीच में यानी क्लास के बीच में भी चले और क्लास के बाद में भी चले। मैंने यही बोला ना, बच्चा जो प्रतिक्रिया देगा, जब टीचर कोई टेस्ट ले रहा है या टीचर ने कोई सवाल पूछा, तो बच्चा जो उसका उत्तर देता है वो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एक हफ्ते के बाद ही मूल्यांकन कर रहे हैं या एक महीने के, बल्कि उसने ये बोला है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के बीच बीच में भी बच्चे से प्रश्न पूछते रहो, ताकि बच्चा एक्टिव भी रहेगा उससे और आपको भी पता चलता रहेगा कि बच्चे को चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो क्लास खत्म होने के लास्ट में ही पूछो कि भाई समझ में आ गई सब चीज़ें, जैसे मैं पूछता हूँ लास्ट में क्लास के, है ना? तो उससे पता चल जाएगा कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, कोई डाउट तो नहीं रह गया, या बच्चे ने कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो नहीं सीखी। तो ये सबसे बेहतरीन काम है आपका। इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं सीख रहा है बजाय इसके कि वह क्या सीख रहा है। तो हमें किसी एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना, दोनों पे देना पड़ेगा। अगर हम ये कहेंगे कि सिर्फ इसी बात पे ध्यान रखना है कि बच्चा क्या नहीं सीख रहा, तो आप हमेशा निगेटिव चीज़ों पर तो ध्यान दे लोगे, पॉजिटिव पे भी तो देना है ना। इस पे नहीं दोगे कि क्या सीखा है बच्चे ने। हमें दोनों चीज़ों पे फोकस करना है, ना कि एक चीज़ पे। यह वर्ष के अंत में होने वाला परीक्षण है, ये तो हमेशा गलत रहेगा आपका, क्योंकि ये जो है फाइनल परीक्षा होती है और इसको हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। और योगात्मक मूल्यांकन जो होता है उसको हम निगेटिव मानते हैं सीटेट में। क्यों? क्योंकि इसमें फीडबैक की गुंजाइश नहीं बचती, सुधार की गुंजाइश नहीं बचती। ये तो साल खत्म हो गया, अब क्या ही सुधार करोगे आप, है ना? तो साल के अंत में होने वाली परीक्षा केवल पास और फेल करने के लिए होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो बच्चे का डेवलपमेंट करेगी, जो बच्चे में सुधार करेगी, वो रचनात्मक मूल्यांकन है जो पूरे साल भर चल रहा है लगातार। तो आंसर जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। एक बार कमेंट में बता दो, समझ में आ गया हो तो यस लिख दो जल्दी। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पर, अभिकथन ए, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपरा का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, और कारण है
जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट है, ये आपको बताना है। क्या दोनों कथन सही हैं, या दोनों ही गलत हैं, या एक सही है एक गलत है? चलो जल्दी से पढ़ो इसको और समझो, बताओ क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो सबका यस आया है, तो इसका मतलब बात समझ में आ रही है। लेकिन लाइक नहीं किया आप लोगों ने अभी तक भी, क्यों भाई? जब तक कहेंगे नहीं तब तक करोगे नहीं, है ना, याद दिलाना पड़ता है। याद रखा करो ना भाई, क्लास में आएंगे लाइक करना है, ये आपका पहला ही काम है ना। जल्दी कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो जल्दी फटाफट से। अभी आधे ही बच्चों ने लाइक किया है। हम्म। आपके लाइक से हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, तो हमारे मेरे मोटिवेशन का भी ख्याल रखो, तभी तो मैं आपके मोटिवेशन का ख्याल रखूंगा। अब देखो, किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, ये बात सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि देखो, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे मान लीजिए 4-5 साल का बच्चा है, तो क्या उसके ऊपर कोई काम करने का या कोई सामाजिक प्रेशर होता है? नहीं होता। 4-5 साल का बच्चा बिना चड्डी के भी घूम रहा है ना, कोई उसको ये नहीं कहेगा कि असामाजिक काम कर दिया तूने, तो अपना नाम कटवा दिया, वो मतलब नाक कटवा दी, वो वाली बात है ना। ऐसा कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर 6 साल का बच्चा है, वो अपने मामा को थप्पड़ भी मार दे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है उसको? प्यार में, अरे प्यार कर रहा है, प्यार प्यार से मार दिया होगा, है ना। यही होता है। छोटे बच्चे पे कोई दफाएं थोड़ी लग रही हैं, कोई उस पर कुछ कहेगा थोड़ी उसको। कोई भी उस पर प्रेशर नहीं रहता, और ना ही उसमें लड़के लड़की में भेदभाव करा जाता है। ये भी देखो ध्यान से आप, है ना। जब लड़की 8-10 साल की है, लड़का भी 8-10 साल का है, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। जो चीज़ें लड़का कर रहा है वो लड़की को भी करने दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो 14-15 साल के होते हैं, जैसे ही वो यंग होने लगते हैं थोड़े से, है ना, तब उनकी मम्मी पापा दादा दादी सब जो है अपना नज़रिया अब उनके ऊपर रख देते हैं। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि समाज के लोग भी। अगर 10 साल की लड़की जो है ऐसे बाहर घूम रही है तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर 18-17-18 साल की या 16 साल की लड़की बाहर घूम रही है, तो गांव के चाचा चाची आसपास के पड़ोस वाले सब कह देंगे उसकी लड़की फलानी जो है ऐसे घूमती फिरती है ना। क्योंकि अब आपके ऊपर एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है कि आप लड़की हैं, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, मान मर्यादा का, ये सब चीज़ें। अगर लड़का है, लड़का भी अगर जो है 10 साल का है और वो साइकिल चलाते घूम रहा है, कभी किसी के खेतों से गन्ना तोड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही 16-17 साल का लड़का करेगा कि वो किसी के बगीचे में घुस जाए और अमरूद की चोरी करके ला रहा है, कि है ना, या किसी की दीवार कूद रहा है, तो उसको बहुत असामाजिक या गैर जिम्मेदार या उस पर तोहमतें लगा दी जाएंगी। तो जैसे ही आप किशोर अवस्था में घुसते हैं, तो आपके ऊपर सामाजिक दबाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये आम बात है एशिया में, भारत में नहीं, भारत के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं। तो ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। अब ये आगे जो लिखा है इसने कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती हैं, ये गलत है। आपने ए ऑप्शन दिया है, किसी ने नहीं दिया। चलो कुछ लोगों का आया है ये भी। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सब सामाजिक है, ना कि जैविक। ये जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से नहीं है, नेचर ने, या जब आप पैदा हुए हैं तो ऊपर वाले ने कह के नहीं भेजा। चलो ऊपर वाले को तो हटा ही दो, क्योंकि धर्म भी जो है एक सामाजिक संस्था हो गई, तो हम धर्म को भी साइड रखते हैं। नेचुरली अगर आप देखें तो क्या आपके ऊपर ये थोड़ी बता के आया है कि लड़का क्या काम करेगा लड़की क्या काम करेगी, है ना, ऐसा नहीं है। ये जो भी परंपराएं बनाई हैं, इस समाज ने बनाई है। तो हम इसको जो कहेंगे ना कि जेंडर भूमिकाएं जो होती हैं, वो एक सामाजिक संरचना है, ना कि जैविक संरचना। और ये प्रश्न भी ऑलरेडी सीटेट में आ चुका है कि जो जेंडर भूमिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की संरचनाएं हैं। तो भूमिकाएं जो हैं वो सामाजिक संरचना होती है। तो ए तो सही है, लेकिन आर गलत है, तीसरा ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सही। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आ गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। तो सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है? पहला ऑप्शन है वृद्धि और परिपक्वता, दूसरा है पोषण और अनुशासन, तीसरा है आनुवंशिकता और वातावरण, और फोर्थ है लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही लगता है आपको? कमेंट में लिखेंगे। चलो 500 लाइक्स हमारे होने वाले हैं भाई। 2-3 लाइक बच रहे हैं, बताओ कौन कर रहा है 500 लाइक? कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो, कौन करेगा 500 लाइक? और अपना आंसर लिखेंगे। ब्लर हो रहा है सर जी, हरीशा नहीं तो। आप अपने फ़ोन में जो है क्वालिटी बढ़ाओ थोड़ी सी। मैं खुद अपने फ़ोन में चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो एकदम बढ़िया परफेक्ट चल रही है। ब्लर नहीं है बिल्कुल भी।
अपने फ़ोन में ना आप क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लो, आप 360 से ऊपर कर लोगे तो दिखना स्टार्ट अच्छा हो जाएगा आपको। अब देखो इसने क्या बोला, सुनीता 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, यानी सिंगिंग का कौशल उसके अंदर मौजूद है। अब आगे जो बात कही ना कि माता पिता दोनों ही निपुण हैं, गायक है, यानी उसको जो ये क्षमता मिली है वो आनुवांशिकता से मिली है ना। उसके माता पिता दोनों के दोनों सिंगर हैं, तो बच्चा अगर सिंगर है तो जाहिर है हम ये कह देंगे कि अरे ये तो माँ बाप के गुण आ गए इसमें। लेकिन इससे आगे उसने और काम क्या किया, सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए वो उसको प्रशिक्षण कक्षा यानी ट्रेनिंग सेंटर भी भेज रहे हैं। यानी आनुवांशिक रूप से तो उसमें क्षमता आई है, लेकिन उसका कौशल प्रोफेशनल बन जाए इसके लिए उसके माता पिता उसको कोचिंग भी दिलवा रहे हैं, ट्यूशन भी दिलवा रहे हैं कि तुम संगीत की क्लासेस भी लेके आओ। यहाँ वातावरण वातावरण को भी मजबूत किया जा रहा है। तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तब वो लड़की इतनी बढ़िया सीख पा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है ये। क्लियर। वृद्धि और परिपक्वता तो केवल वातावरण हो जाएगा, इसमें आनुवंशिकता बची ही नहीं। पोषण और अनुशासन ये भी केवल वातावरण का ही हिस्सा है, इसमें भी आनुवंशिकता नहीं आ रही है। लैंगिक पहचान और आनुवंशिकता, इसमें वातावरण नहीं आ रहा है ना, ये केवल आनुवंशिक बात हो गई। तो हमें दोनों को चुनना पड़ेगा, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। मजा आ रहा है ना सीखने में, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, क्लास बढ़िया लग रही है। अगला प्रश्न है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ खाली स्थान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला ऑप्शन है उत्पत्ति मूलक कारक, दूसरा है मानव जाति कारक, तीसरा है पर्यावरणीय कारक और फोर्थ ऑप्शन है वंशानुगत कारक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। देखिए अपना अपना आंसर सब लोग। सर टेट का प्राइस थोड़ा सा कम कर दीजिए। अच्छा ठीक है, कल कम कर देंगे, है ना। कल ऑफर निकलेगा ही आपका, कल नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका सी टेट का। गारंटी बैच न्यू 5.0 स्टार्ट कर रहे हैं कल। क्लास नंबर 1 से आपको क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल 01 से। तो कल ऑफर भी निकल जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएंगी। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ खाली स्थान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब संवेदनशील अवधि का मतलब समझो पहले। देखो संवेदनशील अवधि का मतलब ये होता है कि ऐसी उम्र बच्चे की जिसमें बच्चा किसी भी चीज को सीखने के लिए एकदम तैयार होता है। क्या होता है, बच्चा जो है रेडी होता है, इसको मैं तत्परता लिखूंगा, है ना। तत्परता कहते हैं इसको साइकोलॉजी की भाषा में, रेडीनेस इंग्लिश में कहते हैं। कि बच्चा उस उम्र में किसी भी चीज़ को सीखने के लिए रेडी है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको और इजी लैंग्वेज में लेके आते हैं कि बच्चा जो है घर से चल के स्कूल में आ गया, तो क्यों आया है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए तैयार है। बच्चा पढ़ना सीखता है, वो घर से स्कूल में आ गया, लेकिन उसने स्कूल में आके देखा कि उसके अध्यापक छुट्टी पे हैं, स्कूल में टीचर ही नहीं आए, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं सीख पाया। बच्चा तो तैयार था लेकिन वातावरण नहीं मिला उसको सीखने का, है ना। ऐसा कई बार ये होता है कि आप लोग जो है लाइव आ गए और मैं ही नहीं आया है ना। तो आप लोगों को बड़ा गुस्सा आता होगा उस दिन के, सर तो छुट्टी पे चले गए, हम बैठे इंतजार कर रहे। तो आप तो रेडी थे लेकिन मैं नहीं आया, वातावरण खराब कर दिया मैंने। तो यही चीज़ होती है देखो यहाँ पे भी। तो यहाँ क्या है, बच्चे को पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी अब इसको मैं एक डेवलपमेंट से ऐड करता हूँ। एक जो 2 साल से लेके और 6 साल तक की उम्र होती है बच्चे की, ये भाषा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। या यूं कहूं कि भाषा विकास की संवेदनशील अवधि है 2 से 6 साल। इस उम्र में बच्चा भाषा सीखने के लिए तैयार बैठा है। उसको आपने नोटिस भी किया होगा, 2 से 6 साल तक के बच्चे बहुत सवाल करते हैं, मम्मी से पापा से जो मिलेगा वो हर चीज़ पूछेंगे। ये चप्पल ऐसा क्यों है, पेड़ का रंग हरा क्यों होता है, बकरी चारा ही क्यों खाती है, रोटी क्यों नहीं खा रही, भैंस जो है वो दूध क्यों देती है। वो दुनिया भर के हजार सवाल आपसे सुबह शाम तक पूछेंगे। क्यों, क्योंकि उनको भाषा का यूज़ करना है, नई नई भाषा है। तो वो संवेदनशील अवधि होती है ये भाषा विकास की। अब ज़रूरी क्या है कि इस उम्र में उसको भाषा सीखने का वातावरण प्रदान किया जाए। तो हमारे लिए पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण हो जाते हैं बनाने। अगर पर्यावरण अच्छा मिल जाएगा तो उसका वो विकास बहुत अच्छा होगा, और अगर पर्यावरण खराब मिला तो वो विकास जिंदगी भर खराब ही रह जाएगा। जो बच्चे इस उम्र के बीच में भाषा को अच्छी तरह नहीं सीखते वो पूरी जिंदगी भर भाषा में कमज़ोर रहते हैं। ये बात 100% सही है, प्रूव्ड है। तो
उत्पत्ति मूलक या मानव जाति या वंशानुगत नहीं, बल्कि पर्यावरण के कारक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे, यस लिख दो एक बार कमेंट में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। आया कि नहीं आया? अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सब लोग लिखेंगे अपना अपना। बहुत बढ़िया, यस आ चुके हैं आपके। जी, तो इसने बोला बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है क्रिएटिविटी, या ये कहें अपनी सोच को बढ़ाना, कुछ नया सोचना, है ना। और एक और पॉइंट आता है समालोचनात्मक चिंतन में कि बच्चा किसी भी बात या किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में पॉजिटिव और निगेटिव बात को सोच सके। जैसे अगर मैं उससे ये कहूँ कि तुम्हें जो है घर से गांव से दिल्ली जाना है, तो बच्चा खुद ही दिमाग लगा ले कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो उसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या निगेटिव है, मुझे किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो साथ लेके चलूँ, वहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है और वहाँ पे क्या चीज़ मुझे मिल सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव सब सोच लेगा। तो उसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग या समालोचनात्मक चिंतन। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। तो क्रिएटिविटी कभी भी एक उत्तर से तो आ नहीं सकती। क्रिएटिविटी का मतलब तो ये हुआ ना कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 उत्तर ढूंढ लो, 10 तरीके ढूंढ लो, यानी एक से अधिक तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं। अगर बच्चे के दिमाग में कोई डाउट आ रहा है, आपकी क्लास का बच्चा है और आप उसे सवाल पूछने ही नहीं देंगे, तो उसका वो सवाल, वो थॉट वहीं के वहीं मर जाएगा उसके दिमाग में ही। तो उसका चिंतन कभी भी विकसित नहीं होगा। इसलिए बच्चों को सवाल पूछने की भरपूर परमिशन होनी चाहिए। ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। ये भी ठीक है, हाँ ये वाला ही आंसर आपका सही जाएगा। ऐसे सवाल बच्चों को दो जिसमें बच्चा निष्कर्ष निकाल सके और एक्सप्लेनेशन कर सके या अपने विचारों को शामिल कर सके। तो इसमें बच्चा अब अपने थॉट्स प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा और आपको अपने विचार बताएगा। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता है। देखो, विवेचन कहते हैं चिंतन करने को यानी सोचने को, विश्लेषण कहते हैं जांच परख करने को। तो जब बच्चे को आप ये काम करने ही नहीं दे रहे हो, यानी बच्चे को ऐसे सवालों से बचा रहे हो कि तुम ऐसा काम करो ही मत जिसमें दिमाग लगे, तो फिर दिमाग कभी बढ़ेगा भी नहीं, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर जो है तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। यह छात्र में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? पहला ऑप्शन है भाषाई बुद्धिमत्ता, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, तीसरा है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और फोर्थ है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखेंगे आंसर। और जिन जिन ने लाइक नहीं किया है, ज़रा एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो फटाफट से। कमेंट को एक बार नीचे करके लाइक बटन दबा दो, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो। देखो, इन्होंने बोला एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण के बारे में। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे बारे में यहाँ आया पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उन की वर्गीकरण के स्कीमाओं का विश्लेषण करने। तो अब दिमाग में हमारे ये आएगा कि यहाँ वर्गीकरण आ रहा है, यहाँ विश्लेषण आ रहा है, और वर्गीकरण और विश्लेषण जो है वो तर्क से संबंधित बात हो जाएगी। तो तार्किक बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन इसने तार्किक बुद्धि वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आपके लिए आसान हो गया प्रश्न। अगर ये दे देता तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता।
यहाँ पर बात वर्गीकरण की नहीं है, यहाँ बात है पर्यावरण की। वो बच्चों को पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सिखाना चाहती है, और पर्यावरण किससे संबंधित होता है? प्रकृति से। तो यहाँ कौन सी बुद्धि डेवलप हो रही है? प्राकृतिक बुद्धि डेवलप हो रही है कि प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, पशु जानवर, नदियाँ, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज, इन चीज़ों के बारे में वर्गीकरण, कि कौन से पहाड़ ऐसे होते हैं जो उपजाऊ भी हैं, कौन से पहाड़ ऐसे हैं जिसमें खनिज निकलता है, कहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, कौन सी नदियाँ हैं जिसका पानी कहाँ को बहता है, वो सब चीज़ें कहाँ आएंगी? प्राकृतिक बुद्धि के अंतर। तो आंसर जो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जाएगा। अगला प्रश्न है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? पहला ऑप्शन है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। और फोर्थ है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ जी, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सर मेरा प्राइमरी सीटेट क्लियर हो गया है, आपसे पढ़कर 113 नंबर आए हैं, बट जूनियर नहीं हुआ। तो जूनियर का इस बार करो, इस बार भर दो फॉर्म जूनियर वाला। अच्छे हैं, 113 नंबर, बढ़िया है। अब देखिए, इसने बोला महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, महारत हासिल करने का क्या मतलब है। महारत हासिल करने वाले जो लक्ष्य होते हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, है ना। जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं, आप अपने स्किल को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और जब आप अपनी स्किल को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप आंतरिक अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थी हैं, ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, ये दो पॉइंट यहाँ पर क्लियर हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चा अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा वाला ही होगा, बाह्य अभिप्रेरणा वाला बच्चा नहीं होगा। क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा वाला बच्चा जो होता है, वो तो लालच में पढ़ाई करता है। उसको एक दिन को आपने मोटिवेट कर दिया, उस दिन पढ़ाई कर लेगा, अगले दिन फिर नहीं करेगा। या उसको टीचर ने कोई लालच दे दिया, माता पिता ने कोई लालच दे दिया कि तू अच्छे से पढ़ाई कर, मैं तुझे बाइक दिलवा दूंगा, तो बच्चा पढ़ रहा है। वो अपने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहा है, अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा है, वो बाह्य अभिप्रेरणा की वजह से पढ़ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, हमें आंतरिक अभिप्रेरणा पैदा करनी है बच्चे में, कि बच्चा खुद से ही पढ़े, अपनी इंटरेस्ट से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो जब हमारी दो बातें क्लियर हो गई, तो ध्यान से देखो, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में, जब हमने ये बोल दिया कि योग्यता बढ़ा रहा है बच्चा, तो योग्यता का स्थिर दृष्टिकोण नहीं होगा, अब वृद्धि बोधक दृष्टिकोण होना चाहिए कि बच्चा अपनी योग्यता को बढ़ा रहा है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया आपका, है ना। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई, ये ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, यही आंसर आपका राइट जाएगा। इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा भी आ गई और योग्यता भी बढ़ाई जा रही है, दोनों ही बातें क्लियर हो गई आपकी। इसमें समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट को, डाउट तो नहीं है ना। यह अक्षर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण, देखो ये भी गलत। यहाँ योग्यता का वृद्धिशील दृष्टिकोण दिया है, लेकिन उसके आगे बाह्य अभिप्रेरणा कर दिया है इन्होंने। तो हमें बाहरी अभिप्रेरणा नहीं करनी, हमें आंतरिक अभिप्रेरणा करनी। तो हमें दोनों ही पॉइंट आपके सेकंड ऑप्शन में क्लियर समझ में आ गए हैं, तो सेकंड ऑप्शन ही राइट जा रहा है। कोई डाउट जल्दी बोलो कमेंट में, समझ में आ गया तो यस लिख दो, नहीं आया तो पूछो, कोई डाउट तो नहीं रह गया। क्योंकि देखो अभी शुरुआत है क्लासेस की, अभी डाउट क्लियर कर लोगे तो आगे हमेशा आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बना रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है, रमा एक शिक्षिका है, वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने में संघर्ष कर रहा है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। टीचर है रमा, तो वो उस बच्चे की हेल्प कैसे करेगी। पहला ऑप्शन है, छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। दूसरा ऑप्शन है, छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें।
तीसरा ऑप्शन है छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। और फोर्थ है आपका छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। चलिए, इनमें से जो ऑप्शन आपको सही लगता है जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। एक ने कमेंट किया था कि क्या किया था, मैं देख लेता हूँ फिर कि मैंने बीएड किया है तो मुझे सी टेट देना चाहिए या टेट देना चाहिए, ऐसा कोई कमेंट। हाँ, भाग गया, मुझे मिल। तो आपने ये बोला था कि मुझे टेट देना चाहिए, सॉरी एस टेट देना चाहिए या सी टेट, तो आपको दोनों देने चाहिए। क्योंकि जो सी टेट है आपका, जब आप 6 to 8 की वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे तो आपको सी टेट की आवश्यकता होगी, है ना। और जब आप 9th to 12th की वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे तो आपको एस टेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको दोनों देने चाहिए। क्लियर डाउट? और कुछ? चलो, 700 लाइक्स हमारे होने वाले हैं भाई, तो जल्दी से कौन कर रहा है बताओ। 700 लाइक, एक दो लाइक बचा, कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक बटन दबा दो। अब समझिए, इसने बात बोली है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को आप फॉलो कर रहे हैं, है ना। चलो, अच्छी बात है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या होता है कि हेल्प होती है, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, टीचर भी बच्चे की हेल्प करता है, मिलजुल के सब सीखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर राइट होता है। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान अगर आप खुद कर देंगे तो यानी आपने पूरी ही मदद कर दी, बच्चे के लिए काम छोड़ा ही नहीं। और जब बच्चे के पास कोई काम नहीं बचा तो बच्चा सीखेगा भी नहीं। तो आपको हेल्प करनी तो है लेकिन पूरी हेल्प नहीं करनी, आंशिक रूप से करनी है, थोड़ा सा हिंट देना है, काम बच्चा खुद ही करेगा। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ये बात सही है। आप बच्चे को मोटिवेट करो, उसका हौसला बढ़ाओ ताकि वो उस प्रश्न को, उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ को खुद से कर सके बच्चा। हमें बच्चे को यही सिखाना है कि वो खुद से कैसे काम करे। हमारा काम सिर्फ थोड़ी सी हेल्प देना है एज अ टीचर। छात्र को एक अलग काम सौंप देंगे तो वो जो काम कर रहा था वो तो ज़िंदगी में नहीं सीख पाएगा। समझ में आ रही बात? घर में भी ऐसा होता है कि जब बेटी है और मम्मी जो है उसको खाना बनाने सिखा रही है, मम्मी से, बेटी से जो है रोटी बनी नहीं रही है ना। तो मम्मी क्या कहती है, अरे हट तू, मैं खुद ही बना लूंगी, तू निकल, तू किचन से बाहर जा। तो उसको जब रोज़ ही यही कर दिया आपने कि तू छोड़, तुझे देख के तो मुझे इरिटेशन हो रहा है, ऐसी ये टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना रही है, तू जा यहाँ से, मैं खुद बना लूंगी। तो वो लड़की ज़िंदगी भर रोटी बनाना नहीं सीखेगी। अगर आप 2-4 दिन, 20 दिन, 1 महीना झेल लेते हो उसको और थोड़ी थोड़ी हेल्प करते तो वो अच्छे से सीख जाती। तो आपने या तो खुद ही कर दिया वो काम, तो उसको करने ही नहीं दिया बच्चे को, तो वो बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा, है ना। या फिर पूरी ही मदद कर दी, तो ये नहीं करना आपको। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार, एक सेकंड, यहाँ आंसर गड़बड़ जा रहा है, यहाँ सेकंड वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्थ ऑप्शन जा रहा है, क्योंकि अभी मैं फोर्थ तक पहुंचा ही नहीं था। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को भी शामिल करें, आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन दें, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चा खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बाकी बच्चों को एक साथ शामिल कर लेते हैं तो यहाँ वाइगोत्स्की के सिद्धांत का और ज़्यादा अनुपालन हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि सहयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी मिलजुल कर काम करे बच्चा। और मार्गदर्शन से क्या हो जाएगा कि वही बात जो टीचर हेल्प कर रहा है बच्चे की, यानी बच्चे को बता रहा है कि कैसे काम होगा, पूरा कर नहीं रहा है लेकिन हेल्प कर रहा है, तो ये वाला है ना। ठीक है, तो हम जब डी तक पहुंचे तो हमें लगा डी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सेकंड को काट दिया, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन में डी ऑप्शन राइट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में अभिकथन ए है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस और चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। और कारण है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। तो बताओ ए और आर, आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? लिखो कमेंट में जल्दी से अपना अपना आंसर। जी, सी टेट 6 to 8 में कौन सा सब्जेक्ट होता है? सब्जेक्ट साइंस हो तो, अगर साइंस हो तो उसमें साइंस ही चुनना है आपको एसएसटी की जगह, बाकी सब्जेक्ट सेम होते हैं सारे के सारे। साइंस और एसएसटी में से आपको एक चुनना होता है बस। संस्कृत का क्लास कहाँ से करेंगे सर बताइए? संस्कृत का क्लास बैच में कराएंगे आपको। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। सर डीएलएड वाले सिर्फ सी टेट कर कर लें तो इनफ होगा क्या? हाँ, इनफ है उनके लिए। डीएलएड वाले वैसे भी एस्टेट नहीं दे सकते, वो कक्षा 8 तक के ही टीचर बन सकते।
और अभी जो है आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस में लाने वाला हूँ। प्रीवियस पेपर तो आपके चलेंगे ही, प्रीवियस पेपर के साथ साथ मैं कुछ कॉम्बो, कुछ थ्योरीज की ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा, कुछ बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं उनको ट्रिकी वे में, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते, बहुत सारी क्लासेस आएंगी अभी। शाम 7 बजे हमारा टाइम रहता है लाइव का, तो आप नोट कर लो जिसको भी नहीं पता। जितने भी नए बच्चे हैं, शाम 7 बजे। कितने बच्चे नए हैं बताओ आज? न्यू लिखो कमेंट में कौन कौन नया है। शाम 7 बजे डेली लाइव क्लास होती है, तो शाम 7 बजे लाइव आएंगे यूट्यूब पे, इस वाले चैनल पर, ऐसे टीचर अकेडमी पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो। इसने बोला शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। यस, इससे फ़ायदा है क्योंकि इसमें बच्चा डिस्कशन कर रहा है, बच्चा एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो एक दूसरे से ज्ञान भी मिल रहा है और अपना ज्ञान भी एक्सप्रेस हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये गलत है। निष्क्रिय नहीं है ज्ञान, जो है वो सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव होकर के सीखा जाता है, बच्चा उसमें एक्टिव रहता है, करके सीखे। तो ए तो सही है, आर गलत है, तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। चलो जी, अगला प्रश्न बताओ। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास, दूसरा है भावनात्मक विकास, तीसरा है मनोसामाजिक विकास, फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सब लोग लिखिए अपना अपना। जी, सर कौन सा क्लास चल रहा है, सी टेट का या एस टेट का? सी टेट का चल रहा है भाई, टाइटल पढ़ो ना। थंबनेल पे लिखा हुआ है साफ साफ सी टेट, टाइटल में भी लिखा हुआ है सी टेट। अभी सी टेट का क्लास है ये। बहुत बढ़िया। अब देखो, इसने बोला भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। अब देखो, अगर हम व्यक्तित्व की बात करेंगे तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, भावना की बात करेंगे ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, सामाजिक की बात करेंगे तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। बस एक ही बच रहा है। लो, तो अब तीनों में से किसको पकड़ें? गड़बड़ होगी मामला, है ना? तो अब तीनों में से अगर एक को पकड़ना हो तो ऐसे को पकड़ो जिसमें कॉम्बिनेशन हो, तो हम तीसरे वाला आंसर पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सामाजिक के साथ जो ये जुड़ा है ना, मनो, मनो का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, और मनोवैज्ञानिक का मतलब इसमें सारे विकास शामिल हो जाते हैं, मन से रिलेटेड। यानी इसमें आपका भावनाएं भी आ गई, आपकी पर्सनैलिटी भी आ गई, आप जो लर्निंग कर रहे हैं वो भी आ गई, जैसा आपका नेचर है वो भी आ गया। तो इसमें नेचर भी आ गया आपका, यानी भावनाएं, व्यक्तित्व भी आ गया और सामाजिक भी आ गया। तो यहाँ जो आंसर जाएगा मनोसामाजिक है ना, साइको सोशल डेवलपमेंट। तो आंसर जो राइट होगा तीसरा ऑप्शन होगा। क्लियर है? बोलो जल्दी। अगले प्रश्न पे आइए। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है सुविचारित, दूसरा है अनुकूलित, तीसरा विभेदित और चौथा ऑप्शन है मानकीकृत। बताओ इनमें से जो सही लगे उनको चुन करके उसके हिसाब से आप आंसर दें। लिखो जल्दी से। सर जी प्लीज़ बता दो, एमपी टेट में सी टेट चल सकता है क्या? एमपी में? हाँ चलता है एमपी में सी टेट। बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो, वेरी नाइस। अभी से बढ़िया सीख रहे हो आप लोग, सी टेट तक टॉप क्लास हो जाओगे, बढ़िया। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण है? अब सांस्कृतिक रूप का मतलब बताओ क्या होता है? अब दिमाग जाएगा संस्कृति में, कल्चर पे, लेकिन यहाँ बात केवल कल्चर की नहीं है, बात है यहाँ समावेशन की या समावेशी शिक्षा की। सांस्कृतिक का मतलब यही होता है कि आपकी क्लास का जो नेचर है, या आपकी क्लास में जो है वो अलग अलग संस्कृति के और अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, अलग अलग विशेषताओं के बच्चे हैं, उनकी योग्यताएं अलग हो सकती है, पर्सनालिटी अलग हो सकती है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अब आपको उन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है और सभी का फायदा हो, सभी का विकास हो, ऐसा पढ़ाना है, उसको कहते हैं सांस्कृतिक रूप से पढ़ाना। समझ में आई बात? अब देखो, अब तो इजी हो गया समावेशी शिक्षा के हिसाब से। तो सुविचारित पढ़ाएंगे आप, हाँ बिल्कुल सोच समझ के तो पढ़ाओगे, अंधाधुंध तो पढ़ा नहीं सकते, है ना, कि कुछ भी दिमाग में आ रहा पढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। अनुकूलित होगा, अनुकूलित का मतलब होता है जहां पर ज़रूरत पड़े वहां पे बदलाव किया जा सके। तो बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से आप बदलाव करते हैं, कंटेंट में भी करते हैं, टीएलएम में भी करते हैं, अपने टीचिंग मेथड में भी करते हैं, तो ये भी सही बात हो गई। विभेदित का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट,
यानी अलग अलग पढ़ाना। तो सभी बच्चों की ज़रूरतें अलग अलग हैं, तो जाहिर है उनको पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, कंटेंट भी अलग अलग हो सकता है। तो विभेदित पढ़ाना या विभेदित निर्देश भी पॉजिटिव बात होती है। मानकीकृत का मतलब होता है एक जैसा पढ़ाना। मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड तय कर दिया कि मैं तो ऐसा ही पढ़ाऊंगा, अब तुम्हें समझ में आए या ना आए। तो एक स्टैंडर्ड तय कभी नहीं करना आपको एज अ टीचर। तो मानकीकृत जो रहेगा वो हमेशा ही निगेटिव रहेगा पूरे सीटेट। तो आंसर जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस किस का सही गया है बताओ, अपना अपना नाम लिखो कमेंट में, किस किस का सही गया है। बढ़िया, समझ में आ रही ना क्लास। चलो अगले प्रश्न पे आओ। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। और कारण है सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। तो दोनों के हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। जल्दी से लिखो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो नाम आपके आ चुके हैं, प्रशांत, गीत, क्या नाम है, साहिलम अंसारी, आरती कुमारी, पूजा, कलावती चौहान, वंदना, खुशबू, अब्दुल हनन। चलो भाई सबके नाम नहीं पढ़े जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लाइक करते रहो, देखो जल्दी जल्दी इस वीडियो पर जल्दी से 1000 लाइक कर दो, है ना। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करता है। ये बात गलत है। तैयार उत्पाद नहीं होता शिक्षा। शिक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पहले से ही खाना पका के रखा है, बच्चे आएंगे और उनमें बांट देंगे, नहीं। बच्चे ही खाना खुद बनाएंगे। शिक्षा वो चीज़ है कि बच्चे खुद ही करेंगे काम को। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने, हमें लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना है, ना कि तैयार उत्पाद पे कि पहले से ही जो सिलेबस रखा है आपने तैयार करके वो रट्टा लगवा दो बच्चों को। ये गलत तरीका है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। अनुक्रमिक और पदानुक्रमित का मतलब होता है सीक्वेंस में चलता है ना, सीक्वेंस में चलता है, और हायरार्की भी होती है उसमें। लेकिन इसमें जो लिखा है ना टाइटली, टाइटली का मतलब है कि बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया जा सकता पक्के तौर पर, तो गलत हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन गलत जाएंगे अब आपके। डी ऑप्शन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप तो चलता है, लेकिन इसमें जो पक्के तौर पर जो बात कही इसने गलत कर दिया मामला, तो डी ऑप्शन जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। पहला ऑप्शन है भाषा विचार को आकार नहीं देती है। दूसरा ऑप्शन है विचार भाषा को आकार देते हैं। तीसरा ऑप्शन है भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही लगता है आपको। लिखो अपना अपना आंसर। हाँ जी, देखो इसने बोला ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। वाइगोत्स्की के हिसाब से एक बात याद रखनी है सिंपल सी, कि भाषा का विकास पहले होता है, भाषा जो है वो पहले आती है, और विचार जो है वो बाद में आता है। विचार का मतलब हम संज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। विचार का मतलब संज्ञानात्मक विकास से भी होता है। अब ऑप्शन के हिसाब से देख, भाषा विकार को विचार को आकार नहीं देती है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि अगर भाषा पहले आ रही है तो भाषा जो है विचार की मदद करेगी। ये वाइगोत्स्की खुद ही कह रहे हैं कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास की मदद करता है, क्योंकि विकास पहले, भाषा विकास हो रहा है, तो जो पहले हो जाएगा वो बाद वाले की मदद करेगा। विचार भाषा को आकार दे रहे हैं, ये उल्टा हो गया, ये भी गलत हो गया आपका। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र यानी अलग है, एक दूसरे पर कोई फर्क ही नहीं डाल रहे, तो ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर फर्क डाल रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, जुड़े हैं आपस में। तो भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। विनिमय मतलब लेन देन, कि दोनों ही आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। भाषा से ज्ञान प्राप्त होता है, और जितना ज्ञान प्राप्त होगा उतनी अच्छी भाषा हो जाएगी आपकी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए इसको हमने विनिमय प्रक्रियाएं कहा है। आंसर जो जाएगा आपका डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, बोलो जल्दी, आगे आइए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, यानी सही जोड़ा कौन सा है।
मानक संदर्भित मूल्यांकन जो होता है, यहाँ देखो बीच में डॉट लगे हैं तो समझ जाना, इधर मूल्यांकन का नाम है, उधर जो है इसका मतलब लिखा है। विशिष्ट विषयों की महारत हासिल होती है इसमें, शामिल है इसमें। दूसरा है मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकता है। फोर्थ है योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल हैं। अब इनमें से कौन सा सही है ये बताना है आप। चलो बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। और हमारे 800 लाइक होने वाले हैं भाई, कौन करेगा बताओ, एक ही लाइक बचा है तो जल्दी बताओ, कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो जी। अब देखो, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत हासिल होती है, इसमें नहीं। मानदंड संदर्भित जो मूल्यांकन होता है उसमें विषयों की महारत शामिल नहीं है, बल्कि उसमें एक डेडलाइन फिक्स की जाती है कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से सभी बच्चों को 35 नंबर लाने हैं, या जितने भी लाने हैं, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो अगर उससे नंबर नीचे एक भी नंबर आया किसी बच्चे का तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। तो ये होता है मानदंड की आपने एकदम फिक्स कर दिया, एक वैल्यू बना दी। मानक संदर्भित मूल्यांकन ये भी लगभग सेम ही होता है, इसमें भी क्या है, इसमें भी एक सेट कर दिया जाता है क्राइटेरिया कि इतने नंबर पे आप पास होंगे, इतने पे फेल होंगे। तो साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना इसमें शामिल है या नहीं है, इसका कोई लेना देना है नहीं इससे, वो अपनी मर्जी की बात है ना। रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, यानी उसको पहले क्या आता था बाद में क्या आ रहा है। तो ये कुछ हद तक मुझे ठीक लग रहा है। रचनात्मक मूल्यांकन क्योंकि रेगुलर चलता है, कक्षा से पहले और कक्षा के बाद में क्या करता है, कक्षा के बीच वाला मामला क्यों गायब कर दिया इन्होंने, वो थोड़ा सा डाउट में आ रहा है। बाकी ये भी गलत ही है। योगात्मक मूल्यांकन क्योंकि इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण ही होता है, गैर लिखित व्यवहारों का कोई लेना देना इसमें नहीं होता, यानी इसमें कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ का या बच्चे के बिहेवियर का या बच्चे के भाषा विकास का कोई लेना देना नहीं होता। योगात्मक मूल्यांकन केवल सालाना परीक्षा होती है जो फाइनल ईयर में, मतलब फाइनल जब साल खत्म होता है तब होती है। तो आंसर एक ही बच रहा है हमारे पास, यही आंसर राइट जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी भागीदारी लेने में बाधा डालता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन। दूसरा ऑप्शन है मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। तीसरा ऑप्शन है उभरी हुई रेखाचित्र और मानचित्र। और फोर्थ है ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, लिखो अपना आंसर। चलो फटाफट लिखो अपना अपना, जल्दी जल्दी आंसर। बहुत बढ़िया। देखो इसने बोला निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित बच्चे को कक्षा में भागीदारिता में बाधा किससे पड़ेगी, यानी एक बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता, तो उसको किस किस चीज़ से दिक्कत महसूस होगी जिससे उसकी लर्निंग में रुकावट आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी कि रिकॉर्डिंग, जैसे मोबाइल कंप्यूटर जो भी डिजिटल चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें तो उसका फ़ायदा ही करेंगी, इससे नुकसान तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। इससे आपने जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया तो बच्चा उसको सुन लेगा। मुद्रित पुस्तकें और नोट्स यही दिक्कत महसूस कराएगा भाई, क्योंकि मुद्रित का मतलब है प्रिंटेड यानी छपी हुई, और छपी हुई चीज़ें उसके काम आएंगी नहीं क्योंकि वो तो देख ही नहीं सकता, तो किताब को पढ़ ही नहीं पाएगा, है ना ही वो नोट्स पढ़ सकता है, तो ये उसके लिए काम नहीं है। उभरी हुई रेखाचित्र और मानचित्र, उभरी हुई का मतलब है जो 3D हो या टेक्टाइल हो, जैसे ब्रेल लिपि होती है तो वो भी उभरी हुई होती है, उसको टच करके बच्चा पढ़ सकता है। सेम उसी तरह से अगर शेप्स पढ़ानी है या कोई भी चीज़ पढ़ानी है तो उसको जो है जब आप चार्ट पेपर पे या बोर्ड पे बना रहे हैं तो उसको उठा करके बनाया जाता है, यानी 3D, तो बच्चा उसको टच करके महसूस कर सकता है इस पे क्या बना है ना। तो ये वो चीज़ होती है।
तो ये भी उसके लिए पॉजिटिव हो गई। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, स्पर्शनीय भी सेम चीज़ हो गई कि टच करने वाले, तो ये भी वो काम में आ जाएगा उसके। ये किताबें और नोट्स उसके काम में नहीं आएंगे, है ना, दृष्टिबाधित बच्चे। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या कहता है, लॉरेंस कॉलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास के अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? पहला ऑप्शन है मात्रात्मक शोध कार्य विधि, दूसरा है बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, तीसरा है आपका खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, और फोर्थ है आपका प्रायोगिक विधि। बताओ कौन सा तरीका या कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? चलो लिखो अपना अपना आंसर। बी फॉर ब्यूटीफुल सर, अफरीना। चलो बताओ अपना अपना आंसर बताओ, और जल्दी से 1000 लाइक करवाओ। कितना देर से करवाते हो आप लोग? अब तक तो 1500 भी हो सकते थे अगर सब लोग करते तो, लेकिन कंजूसी दिखाते हो आप लाइक करने में। जैसे आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे थोड़ी लगते हैं, लाइक फ्री होता है, ठीक है ना? तो जल्दी कर दो कमेंट को नीचे करके। और ये रोज़ रोज़ कहना ना पड़े, डेली किया करो जब आप आदत बनाओ इसको। ये गुरु दक्षिणा आपकी, वैसे भी यूट्यूब की क्लासेस फ्री हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है आपकी तरफ से। अब देखो, कॉलबर्ग के हिसाब से, कॉलबर्ग ने जो नैतिक विकास का एक्सपेरिमेंट किया था, या जो उसने अपने सिद्धांत दिया है कॉलबर्ग ने नैतिक विकास का, उसमें किस प्रकार से उसने सिद्धांत बनाया है? क्या उसने कोई मात्रात्मक शोध कार्य विधि अपनाई है? नहीं, उसने बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखी और उनकी समालोचना की, या उनके मन की बात को जाना। जैसे उसने हिंज वाली कहानी सुनाई थी कि हिंज नामक एक व्यक्ति था और उसकी बीवी बीमार थी, तो वो दवाई लेने गया, फिर उसने चोरी करी, बताओ करना चाहिए या नहीं? तो वो वाली कहानी सुना करके उसने बच्चों की प्रतिक्रिया नोट की, और उसके हिसाब से उसने अलग अलग उम्र के बच्चों का क्या क्या नैतिक विकास होता है इस बारे में उसने विकास दे दिया। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन आपका राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खालिस्तान अधिगम की ओर ले जाता है। तो खालिस्तान में क्या आएगा? खोज आधारित, अर्थहीन, यंत्रवत या ग्रहणशील? क्या आएगा खालिस्तान में, बताओ जल्दी लिखो अपना अपना। जी, फटाफट लिखो। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी वजह से हमारा सीटेट पास हो गया है, आप ग्रेट हो, शादाब सर। साइमा पटेल जी, थैंक यू वेरी मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बढ़िया। लिखो अपना अपना आंसर, लिखो जल्दी जल्दी। और कल आपका गारंटी बैच नया वाला लॉन्च हो रहा है, तो कल लाइव ज़रूर आना शाम को 6 बजे के आसपास, ठीक है? तो आपको कंप्लीट डिटेल उसके बारे में बता दूंगा। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को कौन से अधिगम की ओर ले जाएगा? देखो, रचनावादी का मतलब है सीधा सीधा कि करके सीखना। रचनावादी में लर्निंग बाय डूइंग होती है ना? बच्चा ज्ञान की रचना खुद करेगा, और करेगा तभी। ठीक है, तो खोज आधारित में हो सकता है। अर्थहीन का मतलब तो ये हो गया कि बच्चे को अर्थ ही समझ नहीं आ रहा है, या निरर्थक चीज़। यंत्रवत का मतलब होता है रट्टा मारना। ग्रहणशील का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें बच्चे को सिखा रहे हैं सिर्फ उतना ही काम करेगा, अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ जो आंसर जाएगा पहला ऑप्शन जाएगा। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग यानी डिस्कवरी मेथड से सीखे, ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थी को पढ़ना सिखाया जा सकता है, कैसे सिखाओगे? पहला ऑप्शन है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, दूसरा ऑप्शन है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, तीसरा है लंबे और जटिल गद्यांश देकर, और फोर्थ है अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका? हाँ, आपकी राइटिंग अच्छी, तो क्या करूँ फिर बताओ? राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या करूँ? मुझे कौन सी बोर्ड की परीक्षा लिखनी है? और दूसरी बात यह है कि यहाँ मैं जल्दबाजी में लिखता हूँ, राइटिंग मेरी अच्छी है, समझे? पिछले इतने सालों से लोग मेरी हैंड राइटिंग में लिखे नोट्स पढ़ पढ़ के पास ही हो रहे हैं। अब देखो, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है कैसे? जिस बच्चे को डिसलेक्सिया है ना, जो बच्चा डिसलेक्सिया से
जूझ रहा है, उस बच्चे को पढ़ना कैसे सिखाओगे? तो उसको दिक्कत कहाँ है, पहले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम को समझो। इस बच्चे को दिक्कत तब आती है क्योंकि ये अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता, यानी अक्षरों को उनकी ध्वनि से, अक्षरों को उनकी ध्वनि से कनेक्ट नहीं कर पाता कि इस लेटर की ध्वनि क्या निकलेगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं तो वो इसको बोल देगा ये तो डब्लू है ना, कंफ्यूज होता है थोड़ा सा। तो उसको दिक्कत वही है कि उसको लेटर्स या शब्दों की ध्वनि नहीं समझ में आ रही है। तो उसको हम क्या करेंगे, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से पढ़ना सिखाएंगे। उसको हर लेटर की क्या ध्वनि निकलती है ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। जब वो लेटर आपस में मिल करके वर्ड बनाते हैं तो उसकी क्या ध्वनि निकलती है ये सिखाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो पहला ऑप्शन सही जाएगा। अब उच्च ग्रेड के पठन ग्रंथ प्रदान करके, ग्रंथ तो पिताजी ना पढ़ पा रहे और तुम डिसलेक्सिया वाले बच्चों को ग्रंथ पढ़ाने की बात कर रहे हो, है ना? तो ये गलत हो जाएगा, अभी तो उस अक्षर की ध्वनि नहीं आ रही। लंबे लंबे गद्यांश पढ़ाओगे, जब उसको शब्द ही समझ नहीं आ रहे तो गद्यांश पढ़ा के क्या फ़ायदा है? अनुकूलन के अनुबंधन विधि द्वारा, देखो ये अनुबंधन विधि जो है ये निगेटिव होगी क्योंकि ये व्यवहारवाद वाली होती है। कंडीशनिंग होगी ये, इंग्लिश में कंडीशनिंग होगी। ये वर्ड याद रखना क्योंकि हिंदी में कई बार बदल दिया जाएगा, इंग्लिश में नहीं बदलेगा। तो ये कंडीशनिंग जो है ये निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो आपको जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जा रहा है। समझ गए बात को? चलो अगले प्रश्न पे आइए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, क्या बताता है? पहला ऑप्शन है व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। दूसरा है अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। और फोर्थ है शिक्षण का बल गतिविधियों के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखो अपना अपना आंसर। हमारी नज़र सर जी पर है। नज़र सर जी पर है तो अच्छी बात है, लेकिन नज़र यहाँ रखो अपनी, ठीक? मेरे पे कम रखो, यहाँ ज़्यादा रखो, वरना ये फिर ये गलत हो जाएगा। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। 1000 लाइक होने वाले हैं भाई, 2 लाइक बच रहे हैं, 998 हो गए हैं। कौन करेगा 1000 वाला लाइक, जल्दी बताओ। 1000 लाइक 1000 वाला लाइक कौन कर रहा है, जल्दी बताओ। कमेंट कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो जल्दी से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत क्या बताता है भाई आपको? देखो ये तो आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चे के दिमाग को बढ़ाने की, यानी तर्क बुद्धि और सोचने की क्षमता, चिंतन चिंतन क्रिएटिविटी, इन चीज़ों को बढ़ाया जाता है ना, संज्ञान का यही मतलब है। अब देखो कैसे बढ़ाओगे। व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित करेंगे, गलत, क्योंकि दंड और पुरस्कार दोनों ही निगेटिव टैग वर्ड है। और निगेटिव टैग वर्ड क्यों है? क्योंकि ये बाह्य विप्रेरणाएं हैं। सज़ा से भी बच्चा दबाव में ही काम करेगा, और पुरस्कार दोगे तो लालच में काम करेगा। बच्चा अपनी मर्जी से तो कर ही नहीं रहा है। और हम चाहते हैं कि बच्चा खुद से काम को करे, अपने इंटरेस्ट से काम को करे। अवधारणाओं को जटिल से सरल में चलाएंगे, गलत। पहले मुश्किल चीज़ें नहीं, पहले आसान चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो क्रम सरल से जटिल की ओर चलना चाहिए, यानी पहले बच्चे को सरल चीज़ें पढ़ाओ, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। और ऐसे ही बच्चे की बुद्धि बढ़ती है। बच्चा पहली अवस्था में कम दिमाग होता है, दूसरी अवस्था में और ज़्यादा हो जाता है, तीसरी अवस्था में और ज़्यादा, है ना? पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु समूह और चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए, ये सही है। क्योंकि जो संज्ञानात्मक विकास है वो आयु के हिसाब से ही बना है और चरण के हिसाब से। बच्चा कितनी आयु में है उससे हमें पता चलता है कि बच्चे के दिमाग की कितनी क्षमताएं हैं, और उसके क्षमताओं के हिसाब से ही हमें पढ़ाना है। अब अगर 5 साल के बच्चे को अमूर्त चिंतन वाली चीज़ें पढ़ाओगे तो उसको समझ में ही नहीं आएंगी, तो उसकी उम्र के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये आंसर राइट जाएगा। शिक्षण का बल गतिविधियों के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। यह भी गलत है, क्योंकि हम परिणाम पर बल नहीं देते, बल्कि हम एक्टिविटी पर ही बल देते हैं, यानी प्रोसेस पे, करके सीखने पे ही बल देते हैं। परिणाम तो अपने आप आ जाएगा बाद में। तो आंसर जो जा रहा है तीसरा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। यस लिख दो एक बार कमेंट में अगर समझ में आ गई बात। चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। सर आपका सी फेवरेट है क्या? नहीं, मैंने नहीं बनाए हैं ये प्रश्न कि मैंने सी वाले आंसर सही कर दिए हैं। ये तो प्रीवियस पेपर है। ठीक है, चलो शादाब सर, आज आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। तुम लोगों का यही है बस, आज लग रहा हूँ, रोज नहीं लगता है ना। चलो
आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? पहला ऑप्शन है छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने के बजाय अंक देना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। और फोर्थ है आपका गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें सही जाएगा? लिखो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स। हम्म। कैसी लग रही है भाई क्लास? एक बार फीडबैक तो बता दो। समझ में आ रही हैं चीज़ें? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? इजी लग रहा है? देखो, एक शिक्षक हैं आप और आप छात्रों में परासंज्ञानात्मक कौशल बढ़ाना चाहते हैं, तो अब यही बात पता होनी चाहिए कि परासंज्ञानात्मक होता क्या है। इसको हम दूसरे शब्दों में अधिसंज्ञानात्मक भी कहते हैं। और संज्ञानात्मक तो बाद में बना है, पहले बना अधिसंज्ञान। ठीक है। अधिसंज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। और मेटाकॉग्निशन में जो शब्द है वो है कॉग्निशन। क्या है? कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब है संज्ञान, और संज्ञान का मतलब है आपका दिमाग। और आपके दिमाग की जितनी भी क्षमताएं हैं वो क्या क्या हैं? सोचना, याद रखना, तर्क करना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, चिंतन करना, कल्पना करना, है ना, याद रखना चीज़ों को, ये सारे काम दिमाग के हैं आपके। तो ये जो संज्ञान है ये आपका दिमाग है, यानी आपको अपने दिमागी क्षमताओं के बारे में कितनी नॉलेज है। अगर आपको ये बात पता चल जाए, अगर आपको ये बात पता है कि मेरे दिमाग की जो क्षमताएं हैं वो कैसी हैं, तो अपनी दिमागी क्षमताओं का पता होना ही मेटा कॉग्निशन या अधिसंज्ञान कहलाता है। संज्ञान का मतलब आपके दिमागी क्षमताएं, और अधिसंज्ञान का मतलब आपको ये बात पता है कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है, मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है। आप सबको पता है ना कि मुझे जो चीज़ें याद होती हैं वो लिख लिख के चीज़ें करूँगा तब ज़्यादा याद होंगी, या मैं पढ़ूंगा किताब तब ज़्यादा याद होगा, या मुझे कोई दूसरा व्यक्ति समझाएगा तब मुझे ज़्यादा याद होगा। तो आपको ये बात पता होती है। आपको ये भी पता है कि मुझे ये बात 2 दिन याद रहेगी, 2 दिन के बाद रिवीजन करना पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति को ये बात पता है कि उसको वो चीज़ 1 हफ्ते तक याद रहेगी। हर किसी की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। तो अपनी दिमागी और मानसिक क्षमताओं की नॉलेज होना ही अधिसंज्ञान कहलाता है। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? अब आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने के बजाय नंबर देना। नंबर आपका निगेटिव टैग वर्ड है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, कल की क्लास में बताया था। नंबरों पे फोकस नहीं होना चाहिए एज अ टीचर, एज अ बच्चा भी। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अपने स्वयं के, अपने स्वयं का सीखना कि आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है, अपने स्वयं का चिंतन यानी आपकी सोच कैसी है, आपका दिमाग कैसे काम करता है, इस चीज़ के बारे में अगर बच्चे को विचार करने के लिए मोटिवेट करेंगे तो बच्चे में ये क्षमता बढ़ती चली जाएगी। उसको ये बात पता चलेगी कि हाँ मैं कैसे सीखता हूँ, मेरा लर्निंग स्टाइल कैसा है, मेरा प्रोसेस क्या है, मुझे कैसे याद होता है, कैसे समझ में आता है। तो यही तो बढ़ाना है बच्चे का, यही तो बढ़ाना था ना, है ना? क्लियर होगी बात? बात खत्म। याद करना वैसे भी निगेटिव होता है ना? समझ में आया कि नहीं? बोला यस लिख दो एक बार कमेंट में अगर समझ में आ गया तो। आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन टेलीग्राम। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना भी नहीं है, आपको सीधे ज्वाइन करना है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप ग्रुप का मैंने कमेंट में लिंक दे रखा है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप चैनल खुल जाएगा ऐसे टीचर अकेडमी के नाम से। उसको आपको फॉलो करना है, ऐसे टीचर अकेडमी का व्हाट्सअप चैनल, ठीक है? वहाँ पे आपको सारी क्लासेस, सब कुछ, नोट्स वगैरह की पीडीएफ या जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? स्वलीनता मतलब ऑटिज्म। पहला ऑप्शन स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। दूसरा ऑप्शन है स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तीसरा ऑप्शन है स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। और फोर्थ है स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखो अपना अपना आंसर।
जल्दी जल्दी लिखते रहेंगे अपना अपना, ठीक है। देखो इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो ऑटिज्म के संदर्भ में सही होगा। अब देखो अगर इनमें से मैं बात करूं तो स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। स्वलीनता एक तंत्रिके विकासात्मक विकार है, ये आंसर राइट जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? तंत्रिका मतलब होता है दिमागी, यानी आपका न्यूरो, जो दिमाग की मांसपेशियां हैं, न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन्स में गड़बड़ी होती है तभी होता है, यानी ये एक दिमागी विकार ही है। जो ऑटिज्म होता है वो दिमाग की कमी से ही हो रहा है, दिमाग में ही गड़बड़ हुई है, तो तंत्र के विकार है। दूसरी बात, ये विकासात्मक है, यानी ये उम्र के साथ होता है ना, या ये कहेंगे विकासात्मक उम्र में ही होता है, जब बच्चा पैदा हुआ है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तब उसको दिखाई, इसके लक्षण जो है लगभग 2-3 साल की उम्र में दिखने स्टार्ट होते हैं बच्चे में, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर उसमें वो लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लीनता केवल वातावरण से होगा, ये बात गलत है। ये आनुवंशिक कारणों से भी होता है, और मोस्टली तो ज़्यादातर आनुवंशिक कारण ही होते हैं। त्वलीनता का इलाज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, केवल उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है ऑटिज्म वाले बच्चों को। जैसे ऑटिज्म, आपने मूवीज़ बहुत देखी होंगी ऑटिज्म वाली, एक फिल्म थी माय नेम इज़ खान, शाहरुख खान की, है ना, तो उसमें ऑटिज्म का रोल किया है शाहरुख खान ने, तो आपने देखा होगा उसमें वो व्यक्ति 30-35-40 साल का है, लेकिन फिर भी जो है उसमें कोई सुधार नहीं है, वो ऑटिज्म वाली ही हरकतें कर रहा है। अगर ऐसा होता है कि उम्र के हिसाब से ठीक हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए, लेकिन ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है, केवल उनको डेली लाइफ के काम सिखाए जा सकते हैं, ट्रेनिंग दी जा सकती है, पर ऑटिज्म के लक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। अब ऑटिज्म के लक्षण क्या है ये बात करते हैं। देखो ऑटिज्म की अगर हम बात करें तो इसके 4-5 लक्षण मेन होते हैं खास। नंबर एक तो ये कि ये लोग सामाजिक कम होते हैं, यानी ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करते, तो सामाजिकता इनमें थोड़ी सी कम होती है। नंबर दो, ये लोग जब आपसे बात करेंगे तो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं करते ये। नंबर तीन, ये लोग जो है इनका भाषा विकास भी थोड़ा सा कम रहता है। क्यों? क्योंकि जब सामाजिक ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करते, तो भाषा विकास अपने आप कम हो जाता है ना। और क्या होता है, ये थोड़े से संवेदनशील होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा सेंसेशन प्रॉब्लम होती है। और क्या हो सकता है, इन लोगों को डेली रूटीन में चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इनको पूरा का पूरा जो दिन है वो एक जैसा ही चाहिए, मतलब जो इनका फिक्स टाइमिंग होती है कि सुबह अगर 5 बजे उठना है तो 5 ही बजे उठेंगे, आप इनको 6 बजे नहीं उठा सकते या 4 बजे नहीं उठा सकते। इनको अगर 1 बजे खाना खाना है तो 1 ही बजे खाएंगे, अगर आपने इनको 2 बजे दिया तो ये खाएंगे नहीं, फिर ये भूखे ही रहेंगे। तो इनको स्थाई कह दूं मैं इसको, है ना, स्थाई दिनचर्या चाहिए, यानी ये फिक्स रूटीन इनको चाहिए होता है। तो ये कुछ इनके लक्षण हैं, ठीक है। बाकी छोटे मोटे तो और भी कई सारे होते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? यू हैव सीन ऑल द मूवीज़? जी, आई हैव सीन ऑल द मूवीज़, क्योंकि मुझे मूवीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं देखता हूँ। प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है? पहला ऑप्शन है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। तीसरा है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। फोर्थ है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? देखो अपना अपना आंसर। चलिए फटाफट से लिखते रहिए अपना अपना आंसर। इस बार सेमिनार कहाँ होगा सर बताइए, मुझे इंतज़ार है मिलने का। इस बार सेमिनार जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि सेमिनार इस बार हम लखनऊ में करने की सोच रहे हैं। क्योंकि लखनऊ जो है ना वो सेंटर में है, तो यूपी के बच्चे भी इधर के कंप्लीट आ जाते हैं, उधर से बिहार के बच्चे भी आ सकते हैं, बहुत इजी पड़ेगा। बिहार के बच्चे दिल्ली तक आने में थोड़ा सा ऐतराज़ कर रहे थे कि हमें दूर पड़ रहा है, आए थे फिर भी, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए, तो इसलिए इस बार कोशिश करेंगे कि उधर की साइड में रखेंगे बीच में, ताकि सब जगह के लोग इकट्ठा हो सकें। प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है? भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनका चिंतन एक जैसा नहीं है।
क्योंकि प्याजे कहते हैं कि चिंतन का विकास पहले होता है, और वाइगोत्स्की कहेंगे भाषा का विकास पहले होता है, तो समानता नहीं बची। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रकृति नहीं, क्योंकि चरण प्याजे ने तो दिए हैं, संज्ञानात्मक विकास में 4 चरण दिए हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। लेकिन वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में चरण है ही नहीं, तो कोई समानता नहीं हुई। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ये बात जो है, ये दोनों ही आदमी बोलते हैं कि जो शिक्षा है बच्चे की, बच्चा खुद उसमें लगा रहे, जुड़ा रहे और खुद से करके सीखे। यानी दोनों ही मनोवैज्ञानिक चाहते हैं कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखे, है ना। जैसे कि माँ होती है, एक पिता होते हैं, तो पिता का जो तरीका होता है बच्चे को पालने का, वो होता है बड़ा सख्त। वो कहता है कि काम करो, वो कहता है कि चलो साइकिल पे बैठो और चलाओ, चाहे गिरो या मरो जो भी है। वो बच्चे को जो है उठा के ना ऐसे तालाब में फेंक देगा, तैर खुद, है ना। वो फिल्म वही वाली बात आ जाएगी फिर कि अ, मैं तेने लड़ना सिखा सकूं, पर लड़ना तेने खुद ही पड़ेगा, है ना। हर जगह तेने बचाने बापू ना आवेगा। तो वो दंगल वाला है ना, पानी में फेंक दिया, खुद ही निकल के आओ बाहर, हर जगह बापू नहीं आने का बचाने के लिए। तो वही वाली बात है, बाप सख्त होता है, माँ क्या है, उसको लाड प्यार में रखती है बहुत ज़्यादा। लेकिन मकसद दोनों का एक ही है कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, बच्चा जो है खुश रहे और सेफ रहे। मकसद दोनों का एक ही है। एक बड़ा अच्छी लाइन है कि माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा आज जब सोए तो भूखा ना सोए। माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा आज भूखा ना सोए, और बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा कल को भूखा ना सोए। तो दोनों में बस इतना सा ही फ़र्क है, लेकिन चाहते दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ जो है तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि संस्कृति की बात जो है वो केवल वाइगोत्स्की करेंगे, प्याजे नहीं करेंगे, तो ये भी समानता नहीं बन पाएगी। अगला प्रश्न क्या है? अभिकथन ए है आपका, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। और कारण है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो ए और आर के हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन सही लगता है। हाँ जी, जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। शादाब सर, आप सेमिनार थोड़ा नज़दीक कीजिए, क्योंकि इस बार सबको आना है आपसे मिलने। तो मैं ये बताओ किसके नज़दीक करूँ? महाराष्ट्र वाले बच्चे कहते हैं कि महाराष्ट्र में कर लो सेमिनार, हरियाणा वाले बच्चे कहते हैं कि हरियाणा में कर लो, बिहार वाले बच्चे कहते हैं बिहार में कर लो, तो दिल्ली वाले कहते हैं दिल्ली में करो। तो क्या करें बताओ, मैं किसके नज़दीक जाऊँ, ये बताओ। तो मैं थोड़ा सा, तो मैं अपनी तरफ से चलने के लिए तैयार हूँ इस बार, दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ मैं इस बार, लेकिन अब थोड़ा सा आप भी चल गया हो, है ना। चलो, अब इसने बोला शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, सही बात है। सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार अपने शिक्षण में समायोजन यानी चेंजेस कर लेने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन राइट गया आपका। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य से बचना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। क्यों बचा रहे हो भाई? बच्चों के, हम तो चाहते हैं कि सारे बच्चे सहयोग से सीखें, मिलजुल के काम करें, सामाजिकता आए। ये कह रहा है कि सामाजिक चीज़ों से बचो, तो ये गलत हो गया। ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट जाएगा। अच्छा, कमेंट करके चलो ये बताओ कौन कौन मुझसे मिलना चाहता है आमने सामने, और कौन कौन सेमिनार में आएगा। और इस बार का सेमिनार में थोड़ा और अलग टाइप का करूँगा। इस बार हमारी थोड़ी सी ये दुख रह गया इस बात का कि सब लोग बात ही नहीं कर पाए, है ना। इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी हमारी और समय कम पड़ गया। तो सुबह में हमारा स्टार्ट हुआ दोपहर के आसपास, शाम को हमने सेमिनार ख़त्म कर दिया। तो क्या हुआ कि सब लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। इस बार मैं चाहता हूँ कि सब लोगों से बातचीत हो, सबके हाथों में माइक जाए, सब अपने मन की बात कह पाएँ, सब अपने सवाल पूछ सकें, है ना। वहाँ बहुत सारे लोगों के मन में ये दुःख रह गया कि हम सर से बात ही नहीं कर पाए, मेरे अंदर भी। मैं खुद यहाँ आके रात को भी मैं अपनी टीम से बार-बार यही कह रहा था, मैंने कहा यार सब चीज़ें बढ़िया हुई हैं, लेकिन बात ही ना हुई। मेरे मन में जो इच्छा थी वही अधूरी-सी रह गई थोड़ी-सी, कि बच्चों से बात ही तो होनी चाहिए थी। इस बार ये मैं फ़ोकस ये रहेगा कि इस बार पूरी बातचीत अच्छे से हो, क्योंकि इस बार लंबा चलेगा सेमिनार। इस बार कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा रात भर सेमिनार चलाया जाए, है ना? तो खाने-पीने का इंतज़ाम तो वहाँ रहेगा, उसकी चिंता नहीं होगी। तो आपका लंच, डिनर सब हो जाएगा, ठीक है? सही कह रहा हूँ ना मैं ऐसे? देखो, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना
शामिल है जो उन्होंने सीखा है। अनुबंधन अधिगम, रटकर सीखना, व्याख्यात्मक शिक्षण या पारस्परिक शिक्षण। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। सीटेट में तो आपने 120 नंबर दिला दिए हैं सर, यूपीटेट की मैराथन लीजिए तो खुशी होगी। ठीक है, हमें आना है सर सेमिनार में, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, आएंगे। कौन कौन आएगा बताओ, कौन कौन आ रहा है सेमिनार में, ज़रा एक बार यस लिखो कमेंट में। अब देखो, इसने बोला किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों की को सिखाना शामिल है, यानी बच्चा एक दूसरे को सिखा रहे हैं। तो अनुबंधन तो नेगेटिव होता है, ये मैंने अभी बताया था, कंडीशन वाला या कंडीशनिंग वाला, जहाँ पे भी ये वर्ड दिखे। इसका मतलब एक्चुअली मैं समझा ही देता हूँ आपको। इसका मतलब होता है व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद में क्या होता है कि बाह्य विप्रेरणा के द्वारा, बाह्य दबाव के द्वारा बच्चे पर जोर डाला जाता है कि तुम ये काम करो। जैसे कि आपने बिल्ली वाला सिद्धांत पढ़ा था, है ना, थॉर्नडाइक का कुत्ते वाला सिद्धांत पढ़ा आपने पैवलव का। उसमें क्या होता है, बाहर से लालच देते हैं उनको, पिंजरे में बंद करके रख दिया, भूखा रखा, फिर बाद में बाहर से खाना दिखा रहे हो, लो देख लो, खिला भी नहीं रहे उनको, पिंजरे में बंद रख रखा है। तो उनके अंदर वो जबरदस्ती अंदर से वो निकाल रहे हैं, गुस्सा, लालच, सब चीज़। ये काम आपको नहीं करना। अब ये पुरानी विधियां हो गई हैं, आज के ज़माने में व्यवहारवाद नहीं चलता, तो इसलिए व्यवहारवाद को हम निगेटिव मानते हैं। रटकर सीखना भी निगेटिव है, व्याख्यान भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि छोटी बच्चों के लिए व्याख्यान शिक्षण, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि व्याख्यान जो होते हैं वो होते हैं अमूर्त, उनमें सामने कोई चीज़ है नहीं, शब्दावली चल रही है केवल, बच्चे को समझ ही नहीं आती, बच्चे में अमूर्त चिंतन अभी आया ही नहीं है। तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक व्याख्यान शिक्षण नहीं चलता, करके सीखना वाला चलता है, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल। पारस्परिक शिक्षण यानी एक दूसरे को सिखाना, पारस्परिक मतलब एक दूसरे को, कोऑपरेटिव कहते हैं। तो इसमें ये आ जाएगा आपका कि बच्चे एक दूसरे को सिखा रहे हैं, डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई? बोलो यस, कमेंट में लिख दो यस। और एक बात पता है आपको, इस बार के सेमिनार में जो गिफ्ट बंटने वाले हैं ना, अभी तक का जो हमने गिफ्ट बांटे थे, हमारा जो सेमिनार हुआ है लास्ट, आप देखना वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, अभी इस क्लास के बाद देखना आप, चैनल पे लिख लेना सीटेट सेमिनार ऐसे टीचर अकेडमी, तो वहाँ आपको वीडियो मिलेगी, मज़ा आएगा देखने में आपको। ऐसा सेमिनार अभी तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ था जैसा सेमिनार हमने किया। हमने हज़ारों बच्चों को, जितने भी बच्चे थे हमारे सीटेट के, सबको गिफ्ट बांटे हैं। इस बार का जो सेमिनार होगा वो उससे भी बहुत ग्रैंड 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 होने वाला है। और इस बार के टॉपर को जो गिफ्ट मिलेगा वो बाइक नहीं मिलेगी, बुलेट दी थी इस बार हमने गिफ्ट में, अब की बार कार मिलेगी। तो जो भी नए बच्चे हैं वो भी अब मेहनत शुरू कर दो, अगर आप बड़ा गिफ्ट ज़बरदस्त वाला लेना चाहते हैं। अब देखो, अभिकथन ए है आपका, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित करते हैं और शर्म को प्रोत्साहित करते हैं। और कारण है, भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो ए और आर के हिसाब से बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप। सच में सर, सच में जी, मैं झूठ नहीं बोलता। पिछली बार भी बहुत सारे लोग तो इसी धोखे में रह गए, उनको भी यही लगा कि सर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही 1.5-2 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इस बार बुलेट मिलेगी और स्कूटी मिलेंगी। उन लोगों को लगा ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे, कोई देता तो है नहीं है, बाकी लोग भी जो है केवल जो है अनाउंस कर देते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते नहीं हैं तो होगा नहीं। और वो उन्होंने ऐसे ही समझ लिया। कुछ बच्चों ने हमारे सीरियस लिया, उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, वो ले गए गिफ्ट। देखा ना आपने सेमिनार में लाइव ले जाते हुए बच्चे गिफ्ट, आईफोन ले गए, बुलेट ले गए, स्कूटीज ले गए। तो मैं झूठ नहीं बोलता, जो यहाँ ऐसे टीचर अकेडमी पे कहा जाता है वो आपका होना ही है। तो अगर कार का वर्ड मेरी ज़बान से निकल गया है तो वो आपको मिलेगी ज़रूर। अब देखो, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, एशियाई का मतलब है एशिया के जितने देश हैं, भारत, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इधर के जितने भी हमारे ये देश हैं, ये सब एशियाई देश कहलाते हैं। तो इनमें एक सामाजिकता है कि गुस्सा मत करो और थोड़ी सी लिहाज रखो। कहते हैं ना कि थोड़ा सा सामाजिक रहो, और जितना शर्मीला बच्चा होता है उसकी शादी उतनी जल्दी हो जाती है ना। गाय है गाय, हमारी बच्ची गाय है।
तो सामने वाला लोंडा बैल है फिर, है ना। लड़का बैल हो गया फिर, तो अच्छी जोड़ी है फिर। तो ये यहाँ जो है ना भारत में या भारत के आसपास में, ये कहते हैं जितने शर्मीला व्यक्ति है उतना अच्छा होगा ये, ऐसा यहाँ माना जाता है। अब ये सही गलत की तो हम बात ही नहीं कर रहे, ऐसा माना जाता है, बात खत्म। भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं है, ये गलत बात हो गई, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो आप कभी भी कोई भी लर्निंग कर ही नहीं पाएंगे। आप इमोशनली खुश हैं, सुरक्षित हैं, अच्छे हैं तो ही कर पाओगे। तो ए तो सही था लेकिन आर गलत था, है ना। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो गया। टॉपर के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा पूछ रहे हैं। देखो ये टॉपर बनने के लिए कितना नंबर लाना है ये मुझे भी नहीं पता। इस बार 139 का टॉपर था, अब मुझे लगता है इस बार शायद और ज़्यादा मेहनत करेंगे बच्चे, तो 140 प्लस आपको जाना पड़ेगा अगर टॉपर बनना है। और ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब आप गारंटी बैच में पढ़ेंगे, क्योंकि गारंटी बैच के अलावा इतना रिकॉर्ड पहुंचना तो पॉसिबल है ही नहीं। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। फोर्थ है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, देखो अपना आंसर। जी सर, मी टू। बेचारा लड़का। यूट्यूब वालों को गिफ्ट दीजिएगा। देखो गिफ्ट यूट्यूब वालों को भी देते हैं हम, इस बार भी दिया है, लेकिन बात वही है कि जितने नंबर आएंगे उसी के हिसाब से गिफ्ट मिलेगा। तो पास अगर आप हो जाएंगे तो पास लायक ही गिफ्ट मिलेगा, 100 प्लस जाएंगे तो 100 प्लस वाला गिफ्ट मिलेगा, 120 प्लस जाएंगे तो 120 प्लस वाले के हिसाब से मिलेगा, और 140 पे जाएंगे तो उसके हिसाब से, जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से गिफ्ट मिलेगा। अब इसने बोला जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं, नहीं ये गलत है। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ये भी गलत है। डेली लाइफ में आप इसको सही मान लो, हम बात कर रहे हैं जीन प्याजे के हिसाब से, है ना। तो उसने ये नहीं बोला कि बड़ों में ज़्यादा दिमाग है बच्चों में कम है। एक 5 साल के बच्चे में भी 20 साल के व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिलब्धि हो सकती है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, ये सही आंसर। कि उनके सोचने समझने का तरीका अलग है ना। बड़े अलग तरीके से सोचते हैं, बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों का दिमाग छोटा हो गया, है ना। जो बचपन में जो कक्षा 6-7 में जिस लड़की से आप दोस्ती करते थे, जो आपकी क्लास में आपकी सबसे पसंदीदा प्यारी खूबसूरत परियों जैसी एकदम लड़की हुआ करती थी, जब आप अब 20 साल के हो गए अब वो आपको काली कलूटी भेंडी सी शक्ल की लगती है। अब आप खुद पे अफसोस करते हैं कि क्यों इसको पसंद करता था मैं। तो भाई बच्चों की सोच अलग है, क्या पता वो आपको रोज टॉफी खिलाती होगी, है ना। कक्षा 7 में जब आप थे तो क्या पता वो घर से गोभी के पराठे ला रही है और लंच में आपको खिला रही है, तो आपकी तो फेवरेट क्वीन थी। तो उस समय अलग पसंद होती है, बड़े होके अलग, तो सोचने का तरीका अलग है, गुण अलग अलग हैं, है ना। फिलहाल ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा मज़ेदार दे रहा था। चलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन है भारत की राजधानी क्या है, खाली स्थान। दूसरा ऑप्शन है भारत में कितने राज्य हैं। तीसरा है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, और फोर्थ है भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। चलो फटाफट से लिखेंगे अपना। और हमारे 1300 लाइक होने में लास्ट लाइक बच रहा है, बताओ कौन पूरा करेगा, जल्दी से बताओ। कमेंट को एक बार नीचे करके लाइक बटन दबा दो जिसने नहीं किया। देखो निम्न में से कौन सा विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ाएगा। अगर विश्लेषणात्मक चिंतन हो या फिर समालोचनात्मक चिंतन हो, दोनों की सिंपल सी ट्रिक है, और वो ये है कि ऐसा प्रश्न चुनो जिसके एक से ज़्यादा उत्तर दिए जा सके, बस। एक से ज़्यादा उत्तर दे सकते हैं, यानी आपके पास सोचने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बच्चे उसमें दिमाग लगा सकते हैं। जिसका एक ही उत्तर है उसमें दिमाग क्या लगाएगा बच्चा। अब बच्चे से आपने बोला 2 + 3 कितने होते हैं बता दो, इसमें क्या है सोचने वाली बात, कुछ नया है इसमें, कुछ क्रिएटिव करेगा बच्चा, नहीं करेगा। तो क्रिएटिविटी तभी आती है जब इसके एक से ज़्यादा आंसर हो सके।
है ना। इसकी जगह अगर मैं बच्चे से ये पूछूं कि 24 है, तो 24 के दो फैक्टर बता दो, दो ऐसी संख्याएं बताओ जिसको गुणा करके 24 आ जाए। यहाँ बच्चे के पास ऑप्शन है। कोई बच्चा बोल देगा 12 और 2 है, कोई बच्चा बोल देगा 6 और 4 है, कोई बच्चा बोलेगा 8 और 3 है। यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जहाँ ऑप्शंस होते हैं वहीं क्रिएटिविटी आती है। तो आंसर राइट होगा डी ऑप्शन, क्योंकि राजधानी तो एक ही रहेगी। कितने राज्य हैं इसका भी एक उत्तर रहेगा, कितनी जनसंख्या है इसका भी एक उत्तर रहेगा, लेकिन कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो विभिन्न कारण कारण बहुत सारे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा जवाब हो सकता है, यही सही आंसर आंसर जाए। और ये ट्रिक हर जगह काम आ जाएगी जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपका आएगा। ठीक, बोलो समझ में आई बात। चलो अगला प्रश्न देखिए। समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। दूसरा है, कक्षाओं में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। तीसरा है, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। फोर्थ है, बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। बताओ कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। देखो आंसर। चलिए, इसने बोला समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से सीखेगा। गलत, क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं तो अलग अलग दर से ही सीखेंगे, एक जैसा नहीं सीखेंगे। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। समावेशी शिक्षाओं में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग कार्यक्रम बनाएंगे आप, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग नहीं बनाना आपको, और केवल विशेष बच्चों पे ध्यान नहीं देना, आपको तो सभी पे देना है। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, ये आंसर राइट जाएगा। जो भी बच्चे में डिफरेंस हैं, बच्चे अलग अलग भिन्नता रखते हैं, अलग अलग उनकी विशेषता है, तो आप उनको निर्देश भी अलग अलग ही देंगे। जैसे अगर एक दृष्टिबाधित बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता, तो उसको बोल के निर्देश देंगे, और एक ऐसा बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता, तो उसको लिख के निर्देश देंगे। तो सबको अलग अलग ही पढ़ाना पड़ेगा आपको। पढ़ाएंगे एक साथ, लेकिन तरीके बहुत सारे अपनाएंगे। बच्चों के बीच विभिन्नता को दूर कर देंगे आप, ये आपके बस की बात नहीं है। आप कभी विभिन्नता को ख़त्म नहीं कर सकते। आप विभिन्नता को स्वीकार कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो आंसर जो है तीसरा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है आपका अभिकथन ए। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण है आपका, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो ए और आर के हिसाब से बताएंगे कौन सा ऑप्शन इनमें से। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। हाँ लिखो, निर्देश शब्द ले डूबा रे बाबा। अच्छा जी। अब देखो, इसने बोला शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पर चर्चा करनी चाहिए। ये बात सही है आपकी। कैसे सही है? देखो, एक्सपेरिमेंट तो हम चाहते हैं कि बच्चा करके सीखे, और बच्चा उदाहरण भी हम बच्चे को देते हैं और गैर उदाहरण भी। अब दोनों में फ़र्क क्या है? किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो हम एग्जाम्पल देते हैं वो तो है सीधे उदाहरण, लेकिन गैर उदाहरण वो होता है कि जब बच्चे के पास अपना कॉन्सेप्ट मौजूद है और बच्चा अपनी बात पे अड़ा है कि मुझे तो सर ये पता है। देखो, अब आप उसकी बात को सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए उसके अपोजिट चीज़ बताते हैं कि देखो ऐसा भी तो होता है बेटे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बच्चा ये कहे कि सर पानी का रंग जो है वो काला होता है। अब आपको तो पता है कि पानी में रंग होता ही नहीं है, तो आप उसको कैसे समझाओगे? तो बच्चा कह रहा है सर पानी का रंग काला ही है सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो मेरे साथ, मेरे घर के सामने नाली बहती है, काली है। मेरे घर के पीछे जो है एक नाला है, वो भी काला ही पानी बहता है उसमें। तो बच्चे के पास अपना एग्जाम्पल मौजूद है। आप क्या करोगे? आप उससे कहोगे कि इधर आओ, ये रहा पानी, पानी में 2 चम्मच नीला रंग डाल दो, लो पानी का रंग तो नीला हो गया। 2 चम्मच ग्रीन कलर डाल दो, लो पानी का रंग तो हरा हो गया।
तो अब आपने उसके एग्जाम्पल के विपरीत उदाहरण दिया है उस बच्चे को समझाने के लिए कि देखो बेटा पानी में रंग होता ही नहीं है, एक्चुअल में जैसा हम मिला रहे हैं वैसा होता जा रहा है। तो कई बार हमें ये करना पड़ता है कि उदाहरण के भी अपोजिट उदाहरण देना पड़ता है, उसी को कहते हैं विपरीत उदाहरण या गैर उदाहरण। ठीक है, तो आंसर दोनों ही सही है, पहला ऑप्शन राइट हो जाए। समझ में आई बात? बोलो एक बार कमेंट में यस लिख दो। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पर क्लास फिनिश होती है। तो वीडियो को लाइक कर दो जिसने भी नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए जितने भी लोग हैं, ताकि कल की क्लास आपको मिल सके, कल शाम 7 बजे लाइव। और कल जो है आपका क्या है, गारंटी बैच भी लॉन्च हो रहा है ना? तो गारंटी बैच के बारे में कल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी शाम 6 बजे, 5 या 6 बजे के आसपास। कल 5 बजे या 6 बजे लाइव आऊँगा मैं, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि बैच में कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या उसकी खासियत हैं, क्या विशेषताएँ हैं, 100% क्यों पास होते हैं उसमें बच्चे, एक भी बच्चा फेल नहीं होता, ऐसा क्या है, सब चीज़ें बताऊंगा आपको मैं डिटेल में। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप का लिंक मैंने कमेंट में दे रखा है, आप देख लो, कमेंट में पिन होगा, है ना? तो वहाँ से आप कमेंट में जो है कर लो। और ये नंबर है हमारी एकेडमी के, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप कल कॉल कॉल कर सकें गारंटी बैच में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है ना? आप चाहें तो सुबह में ही अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, जो बच्चे जल्दी नाम लिखवाते हैं उनको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप कल कर सके। अगर आपको कुछ पूछना है तो जल्दी से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट देख लेता हूँ। थोड़ा और क्वेश्चन करवाइए प्लीज़, मैं बहुत देर से करवा रहा हूँ, आप ही लेट आए हो। फीस कम रखिए गुरुजी। देखो कम का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत कम करूँगा, जितनी चलती है उससे थोड़ा डिस्काउंट तो आपको मिलेगा। बट आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम कर दूंगा या बाकियों के जैसा, इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकियों के बैच में और हमारे बैच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहाँ कोई गारंटी नहीं होती, आप सबको ये बात पता है, वहाँ 5-5 बार लोग फेल हो रहे हैं, हमारे यहाँ एक बार में पास होता है, क्योंकि 100% गारंटी होती है। तुलना करने की तो आप सोच भी नहीं सकते, है ना? अब आप 5 बार फेल हो गए, 1500-1500 के बैच लेके, 1000-1000 के, तो 5000 तो बैच की हो गए और 5 साल बर्बाद हो गए आप। 5 साल की कीमत क्या लगाओगे आप? होना चाहते हो 5 बार फेल, अगर 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करके एक ही अटैम्प्ट में आप पास हो जाएं और आपका फ्यूचर बन जाए, तो इससे बढ़िया बात हो ही नहीं कोई। समझ में आने वाली बात है, आप सब जान। चलो और कुछ? सर हम 4 बार सीटेट दिए हैं, क्लियर नहीं हो रहा, तमन्ना परवीन। देखो लोग भाई बहुत परेशान हैं, 5-5 बार से फेल हो रहे हैं, अब देख लो दूसरी जगहों के हाल क्या है। अब पढ़ लो आप नॉर्मल बैचेस में, वही बात हो जाती है फिर तो। गारंटी बैच लो इस बार, ठीक है ना? तभी आप जो है पहले अटैम्प्ट में निकाल पाओगे, वरना तो फिर 4 की बजाय 5 हो जाएंगे साल। ठीक है, तो 5 बार मत करो इसको, इस बार लास्ट अटैम्प्ट कराओ अपना। फीस वगैरह कल आपको पता चलेगी। सेमिनार प्लेस दिल्ली सर प्लीज़। अच्छा, दिल्ली में रखना है, चलो वो तो हम तभी देख लेंगे, अभी तो खैर अ, अभी डिसाइड नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो शुरुआत हो रही है बैच की, तो अभी तो बैच में लाखों बच्चे आएंगे, एक एक करके धीरे धीरे, तो लास्ट में डिसाइड कर लेंगे। 1500 लाइक कर दो पूरे जल्दी जल्दी, 1400 तो हो ही गए हैं, 1400 प्लस, तो थोड़े से ही बच रहे हैं। ठीक, चलो। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप चैनल का लिंक कमेंट में है, देखो कमेंट जहाँ आप कर रहे हो ना, वहीं ऊपर ऐसे टीचर अकेडमी का एक लिंक लगा हुआ है कमेंट में, तो वहाँ से आप उसको फॉलो कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।